हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के अत्यंत उपयोगी तथ्य के पहले पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट की। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है मैंने कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, आपके कई एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि सर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। आप कहेंगे सर नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो सर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो नाभिक आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो जहाँ भी दो नाभिक आपस में जुट रहा होगा तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग सर, नाभिकीय संलयन हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता एडवर्ड टेलर हैं। हाइड्रोजन बम का खोज किसने करा सर? एडवर्ड टेलर ने करा। साथ ही साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग को जो सूर्य से सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होती है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू निकलती है, किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है। मेरे मित्र यहाँ भी आप किसका नाम लेंगे? तो सर नाभिकीय संलयन का नाम लेंगे। और आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे कि सूर्य से जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होती है, नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के थ्रू होती है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं सर कि सूर्य से सौर ऊर्जा की प्राप्ति, सौर ऊर्जा की प्राप्ति यानी कि सोलर एनर्जी की प्राप्ति किस प्रक्रिया से होगी, नाभिकीय संलयन से होगी। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही साथ परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है। दो पॉपुलर क्वेश्चन हैं एटम बम से। जी हाँ, परमाणु बम को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं। क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? एटम बम कहते हैं। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप कहेंगे सर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों चीज़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो हम लोग किसका नाम लेंगे, नाभिकीय संलयन का नाम लेंगे। परमाणु बम पूछेगा तो हम लोग किसका नाम लेंगे सर, नाभिकीय विखंडन का नाम लेंगे। आपने अभी जस्ट देखा है कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो सर दो नाभिक आपस में जुटते हैं। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन लिखा हुआ है। तो विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो सर जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आप कहेंगे चलो ठीक है सर, ये बताओ कि परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है, ये भी हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि एटम बम के खोजकर्ता कौन है सर, तो ओटो हन। ओटो हन नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था सर, परमाणु बम की खोज करा था। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है सर मैंने कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, प्रतिध्वनि को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको कहते हैं। और आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि किसी भी इको साउंड को सुनने के लिए, किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे 17 मीटर का न्यूनतम दूरी होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा, 17 मीटर होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ आपको कहीं कहीं पे 16.7 मीटर के रूप में मिलता है।
16.7 मीटर के रूप में मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। 16.7 मीटर को ही हम लोग राउंड फिगर में क्या पढ़ते हैं सर, 17 मीटर पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो इको साउंड है, यानी कि जो प्रतिध्वनि है आपका, वो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है कि इको निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप कहेंगे ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इको को सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर, या फिर आप कहेंगे 16.7 मीटर। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में न्यूनतम दूरी से एक और सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो आपसे सर पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आप सभी याद रखेंगे, किसी व्यक्ति के अस्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है सर, 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के आंख से अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वो हम लोग के लिए वो न्यूनतम दूरी होगी जहां पे हम उस वस्तु को क्लियरली साफ साफ देख पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाएंगे तो हम लोग उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 4, क्या लिखा है मैंने कि पारा किस ताप पर जमता है। जी हाँ, जनरली हम लोग ये याद करके रह जाते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पारा किस ताप पर जमता है, तो आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं। जी हाँ, हम लोग उसी पारे की बात कर रहे हैं जिसको आप इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, मरकरी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, पारा के लिए हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, तो सर Hg लिखते हैं। और पारा का जो ये सिंबल Hg है, ये इसके लैटिन नेम हाइड्रागिरम से आया है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि पारा का लैटिन नेम क्या होता है, हाइड्रागिरम होता है। मेरे मित्र, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पारा किस ताप पर जमता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यानी कि फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, जब आपको पारा किस ताप पर जमता है ऐसा क्वेश्चन मिले और आपके ऑप्शन में पॉइंट में वैल्यू हो, तो ध्यान में रखेंगे आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो सर -38.83 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पारा है वो क्या हो जाता है सर, जम जाता है। तो जब आपके ऑप्शन में पॉइंट में हो सर, तो आप इस वैल्यू को टिक करेंगे, और पॉइंट ना हो, राउंड फिगर में हो, तो आप इस वैल्यू को टिक करेंगे। ऐसे आपको बस ये याद रखना है कि पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, और इसके जमने का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो -38.83, जिसको हम लोग राउंड फिगर में क्या बोलते हैं, -39 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है सर कि अल्कोहल किस ताप पर जमता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो पारा किस ताप पर जमता है, आप कहेंगे -39 डिग्री सेल्सियस या -38.83 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जब ये पूछा जाएगा कि अल्कोहल किस ताप पर जमता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर अल्कोहल जो है वो -115 डिग्री सेल्सियस पर, अल्कोहल जो है वो क्या होता है सर, -115 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो पॉइंट थे उसको आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी इस तरह के बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा है मैंने कि ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। जी हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ठोस वस्तु में जो ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, यानी कि जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। साथ ही साथ आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैंने पॉइंट 7 में लिखा है कि द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। आप सभी जब माध्यम की बात करते हैं, यानी कि मीडियम की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर हमारे पास 3 माध्यम हैं। कौन कौन सा, तो आप कहते हैं ठोस है सर, द्रव है, और कौन सा है सर, गैस है।
यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि सर ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है, यानी कि ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है सर, ये भी 3 तरीके से होता है। हीट का ट्रांसमिशन भी क्या होता है सर, 3 तरीके से होता है। अब वो तरीका कौन कौन सा है? तो पहला तरीका है सर चालन, जिसको इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। दूसरा तरीका है सर संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा तरीका है सर विकिरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह इन्हीं तीनों तरीके से क्या होती है सर, हस्तांतरित होती है। आप कहेंगे कि सर चालन की प्रक्रिया किस में होगी, संवहन की प्रक्रिया किस में होगी, विकिरण की प्रक्रिया किस में होगी? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि ठोस माध्यम में या ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आप ठोस के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे चालन प्रक्रिया के द्वारा किसी भी ठोस वस्तु में ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो जो आपका पॉइंट नंबर 6 है सर, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? आप क्या जवाब देंगे? सर चालन की विधि से होता है, यानी कि चालन के प्रक्रिया से होता है। और इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं सर, कंडक्शन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप ऊष्मा के संवहन विधि की बात करेंगे, जब भी आप ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए संवहन विधि की बात करेंगे, तो आप किस मीडियम की बात करेंगे, किस माध्यम की बात करेंगे? तो आप कहेंगे सर द्रव और गैस से जो ऊष्मा संचरित होती है, किसी द्रव और गैस से जो ऊष्मा संचरित होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होती है? तो सर संवहन के प्रक्रिया के थ्रू होती है, यानी कि कन्वेक्शन के प्रक्रिया के थ्रू होती है। तो आपका जो पॉइंट नंबर 7 है, उसमें जो आपसे कहा जा रहा है कि द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है, आप सभी क्या कहेंगे? सर संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है सर? संवहन विधि से होता है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? कन्वेक्शन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने चालन के लिए ठोस का नाम बताया, द्रव और गैस से ऊष्मा का जो हस्तांतरण होगा वो संवहन प्रक्रिया से होगा, तो ऊष्मा का जो हस्तांतरण विकिरण प्रक्रिया से होगा वो किस माध्यम में होगा? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हीट के रेडिएशन के लिए आपको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जब भी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह विकिरण के प्रक्रिया के थ्रू हस्तांतरित हो रही होगी तो वहाँ पे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा एटमॉस्फेयर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर वायुमंडल जो है वो संवहन के प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है? गर्म होता है। आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रक्रिया के थ्रू गर्म होता है? तो सर कन्वेक्शन मेथड द्वारा, संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है सर बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है सर? पोलोनियम है। और ये पोलोनियम क्या है सर? धातु, अधातु, उपधातु क्या है? तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पोलोनियम जो है ये उपधातु है। क्या है सर? मेटालाइड है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि पोलोनियम ही एक ऐसा उपधातु है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, और साथ ही साथ पोलोनियम एक ऐसा तत्व भी है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक है। आप कहेंगे सर कितना समस्थानिक है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पोलोनियम के पास टोटल 27 समस्थानिक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व के पास है? पोलोनियम के पास है। कितना समस्थानिक है सर? 27 है। आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि पोलोनियम क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर उपधातु है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर बड़ा ही आसान सा सवाल, लेकिन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? जी हाँ, आप सबों को मालूम है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। और ध्वनि का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर से यहाँ पे माध्यम की चर्चा हो रही है, तो आपके पास टोटल कितने माध्यम हैं? आप कहेंगे सर 3, ठोस, द्रव और गैस। आपने अभी जस्ट पढ़ा कि सर ध्वनि का जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ठोस में जो ध्वनि का चाल होता है वो लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है।
ठोस में ध्वनि का चाल क्या होता है, लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होता है। द्रव में हम लोग लगभग 1500 मीटर पर सेकंड मान करके चलते हैं और गैस में हम लोग 340 मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको ध्वनि का चाल सबसे कम किस में लग रहा है। आप कहेंगे सर गैसीय माध्यम में लग रहा है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है, तो आप कहेंगे सर गैसीय माध्यम में होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्या कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो आप कहते सर ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होती है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इस टाइप के प्रश्न से कहीं पे रूबरू करा दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।